नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक एग्जाम 2026 के लिए सामान्य हिंदी का हमारा ये कोर्स चल रहा है और सामान्य हिंदी के इस कोर्स का आज लेक्चर नंबर 2 है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड की बोलियों के बारे में और इसमें आज हम मुख्यतः गढ़वाली बोली के बारे में चर्चा करने वाले हैं। गढ़वाली बोली के उपभेद, गढ़वाली शब्दावली, यहाँ से यूकेट के द्वारा अधिकांशतः प्रश्न पूछे जा रहे हैं। गढ़वाली लोकोक्ति और औखाण के बारे में चर्चा करेंगे और गढ़वाली साहित्य के बारे में भी जानेंगे। प्रमुख जो साहित्यकार हैं और जो प्रमुख गढ़वाली रचनाएं हैं जहां से अधिकांश प्रश्न बन रहे हैं, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर दोस्तों ये होने वाला है आपके आगामी एग्जाम के लिए। और यदि आप इस वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और यदि आप उत्तराखंड जीके कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो जरधारी क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल करें। गढ़वाली बोली, सबसे पहले गढ़वाली बोली में हम ये समझेंगे कि गढ़वाली बोली का उद्भव कैसे हुआ। कुछ हिंदी विशेषज्ञ या भाषा विशेषज्ञ मानते हैं कि गढ़वाली बोली का उद्भव दर्द खस से हुआ, जबकि कुछ अन्य भाषा विशेषज्ञ मानते हैं कि गढ़वाली बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। शौरसेनी हो या खस, ये अपभ्रंश के ही रूप हैं या अपभ्रंश के ही भेद हैं। और अपभ्रंश के बारे में जब मैंने आपको हिंदी भाषा का विकास कराया था, हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ, उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको अपभ्रंश के बारे में बताया था और अपभ्रंश के भेद भी बताए थे। अपभ्रंश क्या है? ये प्राचीन भाषा और जो आधुनिक भाषा है उसकी बीच की कड़ी माना जाता है और आधुनिक जितने भी अधिकांश भारत में भाषाएं बोली जाती हैं, इन सभी का विकास हुआ है अपभ्रंश या अपभ्रंश के जो भेद हैं। तो उसी प्रकार गढ़वाली बोली का भी विकास अपभ्रंश के भेदों से हुआ है। तो इसमें कुछ भाषा विशेषज्ञ मानते हैं कि दर्द खस से गढ़वाली बोली का विकास हुआ है और कुछ के अनुसार शौरसेनी अपभ्रंश से गढ़वाली बोली का विकास या गढ़वाली बोली का उद्भव हुआ है। दर्द खस के पक्ष में कौन है? इसमें है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, इनके अनुसार गढ़वाली बोली का उद्भव दर्द खस से हुआ है। जबकि शौरसेनी अपभ्रंश के पक्ष में कौन है जो मानते हैं कि गढ़वाली बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, तो इसमें आते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर भोला शंकर व्यास। यहां से एग्जाम में इस प्रकार प्रश्न बन सकता है कि किसके अनुसार गढ़वाली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है या दर्द खस से हुआ है। तो भोला शंकर व्यास इसी के पक्ष में है, शौरसेनी अपभ्रंश के पक्ष में। उसके बाद एक प्रसिद्ध भाषा विशेषज्ञ हुए हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने गढ़वाली बोली को 8 उपभेद में विभक्त किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार, जॉर्ज ग्रियर्सन की जो पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें इन्होंने गढ़वाली बोली को 8 उपभेदों में विभक्त किया है। कौन कौन से 8 उपभेद हैं? तो श्रीनगरिया जो श्रीनगर क्षेत्र में बोली जाती है और उसके आसपास के क्षेत्र में, नागपुरिया, दसोलिया, बघाणी, राठी, टिहरियाली जो टिहरी क्षेत्र में बोली जाती है, सलानी और मझकुमैया। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने गढ़वाली बोली को 8 उपभेदों में बांटा है। अब मैं आपको आगे विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं कि गढ़वाली बोली के कितने उपभेद हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने तो कितना माना? 8 माना है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार, जो कि एक प्रसिद्ध भाषा विशेषज्ञ रहे हैं और इन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक जो इनकी बुक है उसमें इन्होंने गढ़वाली बोली को 8 उपभेदों में विभक्त किया है। गढ़वाली बोली के कुल उपभेदों की बात करें तो अलग अलग भाषा विशेषज्ञों के अनुसार गढ़वाली बोली के विभिन्न उपभेद हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो बोली होती है वो हर तीसरे चौथे गांव में अगर आप जाओगे तो कुछ ना कुछ शब्दों में बदलाव देखने को मिलेगा। तो इसी आधार पर, इन्हीं क्षेत्रों के आधार पर, अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर जो अलग अलग गढ़वाली बोली जाती है। जैसे पौड़ी में अगर आप जाओगे तो वहां पे जो गढ़वाली बोली जाती है वो अलग प्रकार की होती है। पौड़ी की और टिहरी की गढ़वाली में बहुत अंतर देखने को मिलता है। चमोली और उत्तरकाशी हो गया या रुद्रप्रयाग या टिहरी, इस प्रकार अगर आप अलग अलग परगने, अलग अलग जनपदों और अलग अलग क्षेत्रों में जाओगे तो गढ़वाली में विविधता देखने को मिलती है। और भाषा
जो विशेषज्ञ थे उन्होंने इसी आधार पर गढ़वाली बोली के कुछ विभिन्न उपभेद बताए हैं। इनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है। तो गढ़वाली बोली के उपभेदों में सबसे पहला है यहाँ पे जौनसारी। जौनसारी जैसे कि नाम से ही लग रहा है ये बोली जाती है जौनसार बाबर क्षेत्र में। जौनसार बाबर क्षेत्र में बोली जाती है जौनसारी। उसके बाद है जौनपुरी। तो टिहरी गढ़वाल का जो जौनपुर क्षेत्र है, टिहरी का जौनपुर क्षेत्र, यहाँ पर जो बोली बोली जाती है उसको जौनपुरी कहते हैं। उसके बाद है भोटिया। तो जो भोटिया जनजाति है ये चमोली और पिथौरागढ़ में पाई जाती है। तो चमोली और पिथौरागढ़ का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो चमोली के साथ सीमा साझा करता है पिथौरागढ़, इन क्षेत्रों में जो भोटिया जनजाति पाई जाती है इनके द्वारा जो बोली बोली जाती है उसको भोटिया बोली कहते हैं। तो ये बोली जाती है चमोली का जो भोटिया बहुल क्षेत्र है। उसके बाद है रवाल्टी। रवाल्टी बोली जाती है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी का जो यमुना घाटी क्षेत्र है, यमुना घाटी क्षेत्र, और इस यमुना घाटी क्षेत्र में आता है रवाई क्षेत्र। उत्तरकाशी का रवाई क्षेत्र है जो, तो यहाँ पे बोली जाती है रवाल्टी। और रवाई क्षेत्र में इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे नौगांव हो गया, नौगांव, उसके बाद है पुरोला, पुरोला क्षेत्र और मोरी क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में बोली जाती है रवाल्टी। उसके बाद है टकनोरी। ये है टकनोरी है, ये टकनोरी। तो टकनोरी भी बोली जाती है उत्तरकाशी के टकनौर क्षेत्र में। उत्तरकाशी के टकनौर क्षेत्र में बोली जाती है टकनोरी। उसके बाद है यहाँ पे छठी है बंगाणी। ये उत्तरकाशी के जो मोरी तहसील के अंतर्गत जो बंगाण क्षेत्र आता है, बंगाण उत्तरकाशी, यहाँ पर जो गढ़वाली बोली बोली जाती है इसको बंगाणी कहते हैं। सातवां है राठी। ये पौड़ी गढ़वाल के राठ क्षेत्र में बोली जाती है, राठ क्षेत्र पौड़ी। उसके बाद है पधानी। पधानी कहाँ बोली जाती है, ये गढ़वाल के पधान परगने में बोली जाती है। पधान परगना, गढ़वाल में कई परगने हुआ करते थे पहले, 52 गढ़ हुआ करते थे। तो अलग अलग परगनों में अलग अलग भाषाई विविधता देखने को मिलती है, बोली में विविधता देखने को मिलती है। तो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसी आधार पर गढ़वाली बोली के भी विभिन्न उपभेद हैं। तो जैसे आप अगर चमोली जाओगे तो जो टिहरी के लोग हैं या उत्तरकाशी के लोग हैं तो उनको थोड़ा बहुत तो समझ में आएगी, लेकिन जरूर नहीं कि उनको, अगर कोई वहां पे चमोली की बोली बोलेगा तो जरूर नहीं कि साफ साफ समझ आएगी, जबकि उत्तरकाशी में रहने वाला भी गढ़वाली है और चमोली में रहने वाला भी गढ़वाली है। तो क्षेत्रीय अंतर देखने को मिलता है शब्दों में। उसके बाद है श्रीनगरिया। तो जो श्रीनगरिया है ये बोली जाती है श्रीनगर गढ़वाल में, श्रीनगर। और जो देवलगढ़ परगना है, देवलगढ़, श्रीनगर गढ़वाल और देवलगढ़ परगना ये पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पे जो बोली बोली जाती है उसको श्रीनगरिया कहते हैं। दसोलिया, ये गढ़वाल के दसोली क्षेत्र में बोली जाती है, दसोली। उसके बाद है मारछा तोलछा। तो मारछा तोलछा जनजाति पाई जाती है चमोली जनपद का जो सीमांत क्षेत्र है, नीति और माणा क्षेत्र, नीति और माणा क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर निवास करती है मारछा तोलछा जनजाति। तो इनके द्वारा जो बोली बोली जाती है उसको मारछा तोलछा माना जाता है, जो कि गढ़वाली बोली का ही एक उपभेद माना जाता है। उसके बाद है सलानी। सलानी कहाँ बोली जाती है, गढ़वाल का जो सलाण क्षेत्र है, सलाण क्षेत्र है जो गढ़वाल का, जिसमें आपका गंगा सलाण, मला सलाण, तल्ला सलाण ये क्षेत्र आते हैं। नागपुरिया, तो ये बोल जाती है गढ़वाल के नागपुर और पैनखंडा, नागपुर और पैनखंडा परगने में, नागपुर और पैनखंडा परगने के सीमांत क्षेत्र में बोली जाती है नागपुरिया। उसके बाद है चौंदकोटी। तो चौंदकोटी, ये चौंदकोट जो क्षेत्र है गढ़वाल का, गढ़वाल के चौंदकोट क्षेत्र में। लोबिया, इसको लोहब्या भी कहते हैं, लोबिया या लोहब्या।
लोहब्या या लोहब्या कहाँ बोली जाती है? ये राठ क्षेत्र के अंतर्गत जो लोहाव पट्टी आती है, लोहाव पट्टी, लोहाव पट्टी, पौड़ी गढ़वाल के राठ क्षेत्र में जो लोहाव पट्टी आती है, गैरसैंण क्षेत्र के आसपास का ही क्षेत्र है, तो यहाँ पे लोहब्या या लोबिया बोली जाती है। उसके बाद टिरियाली, तो ये टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद गंगपरिया भी एक उपभेद है, गंगपरिया, गंगपरिया ये भी गढ़वाली बोली का एक उपभेद है, और ये टिहरी गढ़वाल का जो गंगा पार का क्षेत्र है या गंगपरिया क्षेत्र है, यहाँ पे बोली जाती है गंगपरिया। इसके बाद मंझ कुमैया भी आती है, मंझ कुमैया, मंझ कुमैया, और जो मंझ कुमैया है, मंझ कुमैया मिश्रित रूप है गढ़वाली और कुमाऊं का, क्योंकि जो गढ़वाल क्षेत्र, गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा जो लगती है आपस में, ये गढ़वाल है और ये है कुमाऊं। इन क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है ये गढ़वाली और कुमाऊनी का मिश्रित रूप है, इसलिए इसको कहा जाता है मझ कुमैया, क्योंकि इसमें कुछ गढ़वाली के भी शब्द हैं और कुछ कुमाऊं के भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो इसलिए इसको मझ कुमैया भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जहां से आजकल अधिकांशतः प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हिंदी गढ़वाली शब्दावली के बारे में हम बात करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है। तो हिंदी गढ़वाली शब्दावली में सबसे पहले हम रिश्ते नातों के बारे में बात करेंगे कि हिंदी में जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, उनको गढ़वाली भाषा में क्या कहा जाता है। और सबसे ज्यादा प्रश्न दोस्तों रिश्ते नातों से ही पूछा जा रहा है शब्दावली के संबंध में। तो यहाँ पे सबसे पहले है पति। पति ये हिंदी का शब्द है, ठीक है, इधर ये हिंदी के शब्द है, इधर ये हो गया फिर गढ़वाली के शब्द। तो पति को गढ़वाली में क्या क्या कहा जाता है? तो आदिम कहा जाता है, आदमी भी कहा जाता है, घरवालों कहा जाता है, मालक और भरतार भी कहा जाता है। अगर आप अपनी पिछली पीढ़ी देखें तो उसमें भरतार, मालक, घरवालों इनका प्रयोग ज्यादातर देखने को मिलता है। आप जिस क्षेत्र में दोस्तों, जिस गढ़वाली क्षेत्र में हैं, वहां पर इन जो ये शब्द है यहाँ पे, इनके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और आज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी कमेंट करें आप आज गढ़वाली भाषा में करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पत्नी को क्या कहा जाता है? तो पत्नी को कहा जाता है जन्यानी, घरवाली और बैरबान। अब प्रश्न इस प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है कि बैरबान किसे कहा जाता है? पत्नी को, या वहां पे 3 ऑप्शन अन्य दे देगा, तो बैरबान कहा जाता है पत्नी को। जनानी और घरवाली भी पत्नी को ही कहा जाता है। अब देखो गढ़वाली में आप यहाँ पे जो आप देखते हैं, इसका प्रयोग आप अधिकांश देखने को मिलेंगे। ला की जगह पे इसका प्रयोग देखने को मिलेगा। हिंदी में घरवाली को क्या बोलते हैं? घरवाली, इस प्रकार हम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे गढ़वाली में ला की जगह ला प्रयोग होता है, इसको बोलते हैं ला, इस प्रकार इसका उच्चारण होता है, जो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो फिर हो जाएगा घरवाली। जैसे हल को क्या बोलते हैं? हल। तो इस प्रकार गढ़वाली में ये वर्ण आपको अधिकांशतः प्रयोग देखने को मिलता है। इसका प्रयोग अत्यधिक रूप में होता है गढ़वाली जो बोलने वाले लोग हैं। तो घरवाली, बैरबान और जननी पत्नी को कहा जाता है। पिता को क्या कहा जाता है? जनदारू, यानी जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जनदारू। बाबा और बुब्बा। बाबा जो इस आज की जो इससे पिछली पीढ़ी इस बाबा का प्रयोग काफी रूप से करती थी, और अब इसका स्थान वैसे हिंदी भाषा ने ले लिया। गढ़वाल में बहुत यहाँ पे क्या है, अब हिंदी का प्रयोग होने लगा है। जो बहुत सारे शब्द हैं उसमें अब क्या है, परिवर्तन देखने को मिलता है। और ये होता है हर पीढ़ी में, क्या होता है, कुछ न कुछ शब्दों में परिवर्तन देखने को मिलता है। बाहरी भाषाओं का प्रयोग अपनी भाषा में यहाँ पे होने लग जाता है। तो जनदारो, बाबा और बुबा ये पिता के लिए कहा जाता था। उसके बाद माँ के लिए बुए का प्रयोग किया जाता है। ये एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है कि बुए का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो माँ के लिए। माझी, मैडी या मोडी, जनदारी यानी जिन्होंने आपको जन्म दिया है, और धरदारी। तो बुए, माझी, मैडी, जनदारी और धरदारी ये किसके लिए प्रयोग होते हैं? माँ के लिए। बुए को कई जगह बे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, बे। तो ये कुछ ना कुछ परिवर्तन शब्दों में हर तीसरे चौथे गांव में आपको देखने को मिलेगा। पुत्र के लिए नोनियाव, नोनू और बेटा का प्रयोग किया जाता है। पुत्री के लिए बेटी, नोनी, जयड़ी और बेटुली। उसका बड़ा भाई, तो बड़ा भाई के लिए भैज और भै का प्रयोग किया जाता है, या भेजी का प्रयोग किया जाता है। छोटा भाई के लिए बोला जाता है भुल्ला। छोटी बहन के लिए भुल्ली बोली जाती है।
और भाभी के लिए बोला जाता है बो, भावज, भौज या बोटी। जेठ के लिए जो पति का बड़ा भाई है उसको जेठ या जेठाणु बोला जाता है, जेठाणु या जेठ। किसके लिए बोला जाता है? जो पति का बड़ा भाई होता है। उसके बाद जेठान, ये पति के बड़े भाई की पत्नी को जेठान कहा जाता है या जेठानी कहा जाता है, जेठानी। अब यहाँ पे गढ़वाली हो गया और ये इधर हिंदी है, ठीक है। द्यूर, ये पति का जो छोटा भाई होता है, जो देवर होता है, उसको द्यूर कहा जाता है। द्यूरान कहा जाता है देवर की पत्नी को। ननद कहा जाता है गढ़वाली में, पति की जो छोटी बहन होती है उसको ननद कहा जाता है। जठो या जड़जू कहा जाता है पति की बड़ी बहन को, तो पति की बड़ी बहन को जठो या जड़जू कहा जाता है गढ़वाली में। बोड़ा या बड़ा, बोड़ा या बड़ा, बोड़ा या बड़ा गढ़वाली में पिता का जो बड़ा भाई होता है, जो ताऊ होता है, उसको गढ़वाली में बोड़ा या बड़ा कहा जाता है। कई जगह बोड़ा कहा जाता है, कई जगह बड़ा कहा जाता है। उसके बाद जो बोड़ा की पत्नी होती है, यानी ताई की पत्नी होती है, उसको गढ़वाली में बोडी या बड्डी कहा जाता है। पुत्री का जो पति होता है उसको गढ़वाली में जमे कहते हैं और पुत्रवधू को गढ़वाली में बुआरी कहते हैं। तो ये कुछ रिश्ते नातेदारी वाले कुछ प्रमुख शब्दावली थे। नेक्स्ट यहाँ पे जो काकर है, ये गढ़वाली शब्द है, ठीक है, गढ़वाली। काकर किसे कहा जाता है? जो छत का निचला भाग होता है उसको गढ़वाली में कहते हैं काकर। मकान, मकान को गढ़वाली में क्या कहते हैं? कुड़ो या कुड़ू, वो उसका क्या है? कुड़ो है, होता है वो क्या? कुड़ो। तो मकान को जैसे हिंदी में आएगा वो उसका घर है और गढ़वाली में वो उसका मकान है, ये हिंदी में आएगा और गढ़वाली में आएगा होता को कुड़ो या हुए को कुड़ो। तो इस प्रकार कुड़ो ये गढ़वाली शब्द है और इसके लिए हिंदी शब्द है मकान। फिर छोटा कमरा, इसके लिए गढ़वाली में आएगा कोठड़ी। छोटे कमरा को गढ़वाली में क्या कहते हैं? कोठड़ी कहते हैं। नकाशीदार जो मुख्य द्वार होता है उसको कहते हैं खोली। जो घर का मुख्य द्वार होता है वहां पे जो नकाशियां की जाती है, तो जो द्वार होता है, जो गेट होता है घर का, उसको गढ़वाली में कहते हैं खोली। हिंदी में आंगन है और आंगन को गढ़वाली में क्या कहा जाता है? चौक कहा जाता है। जो घर का आंगन होता है तो गढ़वाली में इसको कहते हैं घर का चौक। उसके बाद डंडियाली, ये एक गढ़वाली शब्द है। डंडियाली होता क्या है? तिबारी के फर्श या प्रथम तल के जो बाहरी लोबी होती है उसको कहते हैं डंडियाली। तिबारी का फर्श या जो प्रथम तल की जो बाहरी लोबी होती है उसको डंडियाली कहते हैं। तिबारी किसे कहते हैं? मकान का जो प्रथम तल होता है या जो बरामदा टाइप का होता है। आजकल तो बरामदे बन रहे हैं, पहले क्या होते हैं, इसकी जगह पहले तिबारी होती थी। तो इसमें एक ये खुला बरामदा होता था, उसमें नक्काशियां की जाती थी, उसमें खोदी टाइप की लकड़ियों की खोदी बनाई जाती थी, ठीक है, और इसको कहा जाता था तिबारी। तो तिबारी भी एक ये गढ़वाली शब्द है। उसके बाद धुरपलो, ये मकान की छत का जो ऊपरी भाग है इसको गढ़वाली में क्या कहते हैं? धुरपलो कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आटा छानने की जो छलनी है इसको क्या कहते हैं? चावनो बोलते हैं। बड़ी कढ़ाई को कहते हैं चाशनी। थाली को थकुली कहा जाता है गढ़वाली में। दही मथने का जो पात्र होता है उसको पर्या या परेड़ा कहा जाता है। तो दही मथने का जो पात्र है उसे क्या कहा जाता है? परेड़ा या पर्या कहा जाता है। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इनमें से जो भी आपके क्षेत्र में दोस्तों शब्द प्रयोग होते हैं इनके लिए आप कमेंट बॉक्स में आज जरूर बताएं। पानी भरने वाला जो बर्तन उसको बंटा कहा जाता है। भड्डू क्या है? तो ये दाल बनाने के लिए कांसे का एक बर्तन होता है जिससे पहले दाल बनाई जाती थी। अब तो दाल बनाने के लिए कुकर प्रेशर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पहले इसके लिए भड्डू का प्रयोग किया जाता था। एक यहाँ पे एक और आता है गेड्डू। तो गेड्डू भी क्या है? ये भी दाल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन शादियों में। गेड्डू बड़ा रूप है। गेड्डू होता है काफी बड़ा बर्तन जिसको शादियों में प्रयोग करते हैं दाल बनाने के लिए। और जो भड्डू होता था ये पहले हर घर में होता था छोटा, और इसको हर घर में दाल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। फिर मटियाऊ, ये अनाज साफ करने के लिए जो छलनी होती है, जो छन्नी होती है, उसको मटियाऊ कहा जाता है। कंडी क्या है? तो रिंगाल की बनी ये एक डलिया होती है जिससे घास या गोबर ढोने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आज भी आप देखते होंगे, गांव में आप जाते होंगे तो गांव की महिलाएं घास या गोबर के लिए कंडी का प्रयोग करते हैं। इसको कई जगह घीड़ा भी कहा जाता है, घीड़ा या कंडी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जुआ। जुआ किसके लिए बोलते हैं गढ़वाली में? हल चलाते समय बैलों के कंधे पर रखे जाने वाली लकड़ी। जब हल लगाते हैं गांव में तो दो बैलों के ऊपर, उनके कंधों के ऊपर एक लकड़ी रखी जाती है और उस पर फिर क्या है, हल को बांधा जाता है और फिर बैल इसको आगे खींचते हैं और हल भी आगे चलता है। तो
उसको बोलते हैं, जो बैलों के कन्नों पर लकड़ी रखी जाती है उसको जुआ बोलते हैं गढ़वाली में। उसके बाद थमादी किसे बोलते हैं? थमादी होती है बड़ी दरांती, जिसका प्रयोग बड़ी बड़ी लकड़ियों या जो गांव की महिलाएं बांध वगैरह जो काटती हैं तो थमादी से काटते हैं, क्योंकि ये बड़ी दरांती होती है और इसका प्रहार भी बड़ा होता है। जो छोटी दरांती होती है जैसे घास के लिए प्रयोग की जाती है तो इसको दाथुड़ी कहते हैं। तो दाथुड़ी हो गई छोटी दरांती और बड़ी दरांती होगी थमादी। उसके बाद मयू, ये लकड़ी के छोटे छोटे दांतों वाला हल होता है जिसका प्रयोग रुपाई के लिए करते हैं। पहले तो हल लगाते हैं खेत में, जो रुपाई वाले खेत होते हैं, और उसके बाद खेत को समतल करने के लिए जो दांतों वाला हल का प्रयोग होता है उसको कहते हैं मयू। और अगर रुपाई नहीं लग रही है, केवल हल लग रहा है, जैसे सूखे खेत में जब आप लगाते हैं, जब गेहूं वगैरह बोते हैं तो पहले हल लगाते हैं, बीज बोते हैं, हल लगाते हैं, और उसके बाद खेत को समतल करने के लिए इसको बोलते हैं जोल। जोल इस प्रकार इसको लिखते हैं, ठीक है। और ये मई हो गया रुपाई के जो खेत है उसको समतल करने के लिए। फिर आता है कूल। जो गूल होता है, हिंदी का जो गूल है जहां से पानी आता है तो उसको बोलते हैं गढ़वाली में कूल। नेक्स्ट यहाँ पे खाल, प्राकृतिक रूप से बना पशुओं के लिए पानी पीने का तालाब, जो प्राकृतिक रूप से बन जाता है, इसमें पानी भरा हुआ रहता है, प्राकृतिक रूप से जो बारिश का पानी होता है उसमें जमा रहता है, इसके कहते हैं खाल। और कई जगह गढ़वाली में इसको खाल या चाल के नाम से भी जाना जाता है, चाल या चोल। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि हर दूसरे तीसरे गांव में यदि आप जाओगे तो कुछ ना कुछ शब्दों में परिवर्तन देखने को मिलता है। कहीं चाल और फिर थोड़ा आगे जाओगे तो वहां पे चोल का प्रयोग देखने को मिलेगा और कहीं पे खाल का प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये होता है एक प्राकृतिक रूप से बना हुआ तालाब जिसका प्रयोग पशुओं के पानी पीने के लिए किया जाता है। फिर एक गदेरो या गदनो, ये जो पहाड़ी नाला होता है इसको बोलते हैं गदेरो या गदनो। नदी को क्या कहता है गढ़वाली में? गाड़ कहते हैं। बरसाती पानी का जो स्रोत होता है उसको कहते हैं छोया। छोया पंदेरों को पानी, पंदेरा भी कहते हैं, छोया कहते हैं। आपने गानों में सुना होगा छोया पंदेरों को पानी। तो बरसाती पानी का जो स्रोत होता है उसको छोया कहते हैं। उसके बाद पनाव, तो गोल से घराट चलाने के लिए लकड़ी आदि का बना जो जलवाहक होता है। जब घराट, आपने घराट देखा होगा जिसको गढ़वाली में घट कहा जाता है, तो उस घराट के नीचे जो पंखुड़ी लगी होती है लकड़ी की, उसको घुमाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी कहाँ से आता है? वो आता है नजदीकी गधेरे से, और उसको लाने के लिए फिर ऊपर से एक लकड़ी द्वारा उसको वेग से डाला जाता है ताकि वो घूम सके। तो जिस लकड़ी का प्रयोग वेग से डालने के लिए, वेग से उस पानी को डालने के लिए करते हैं उसको कहते हैं पनाव। तो इस प्रकार ये होता है लकड़ी का पनाव, और यहाँ से पानी जाता है और फिर नीचे ये जो इस प्रकार ये चक्की होती है, जो पंखुड़ी होती है, घूमती है और फिर ऊपर आपका घराट घूमता है। उसके बाद बतवानी, तो वर्षा का जो बौछार होता है इसको बतवानी कहते हैं। कच्ची गोल में पानी का बहाव, इसको बोलते हैं बोलू। जो कच्ची गोल होती है, जो नाली होती है, तो उसमें जो पानी आता है तो उस कच्ची गोलू क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं बोलू। तो बोले से पानी आता है, फिर इससे क्या है, रुपाई लगाई जाती है गांव में। मगरा किसे कहते हैं? तो पानी का जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं उसको कहते हैं मगरा। रो या ओत, तो नदी में वह स्थान जहां पानी गोल गोल घूमता है, इसे क्या कहते हैं? रो या ओत कहते हैं। और गांव के जो लड़के होते हैं ये अधिकांशतः नहाने के लिए रो या ओत का प्रयोग भी करते हैं। इसमें नहाते भी हैं बहुत सारे जो गांव के क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। फिर है गोयर, तो गाय चराने वालों को क्या कहते हैं? गोयर कहते हैं। जंगल का चौकीदार को गढ़वाली में कहते हैं पतरोल। तो गढ़वाली में इसको क्या कहते हैं? पतरोल कहते हैं, जो जंगल की चौकीदारी करता है। फिर है यहाँ पे बकिया। बकिया कैसे कहते हैं? देव आदेश में भविष्य कथन करने वाला भविष्यवक्ता, जो देव आदेश के रूप में क्या करता है? भविष्यवाणी करता है, इसको कहते हैं गढ़वाल में बकिया। फिर है ओखल, तो ये उलख्यारो या उरख्यालो या बखलो इसको कहा जाता है, जिसमें पहले धान कूटा जाता था। अब तो खैर धान कूटने के लिए चक्की का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन पहले ओखल का प्रयोग किया जाता है, और ओखल को गढ़वाली में उरख्यालो, उलख्यारो या बखलो कहा जाता है। गुफाओं कहा जाता है उडियार या बडियार, और रास्ते को बनाने में खड़े लगाए गए पत्थर को कहते हैं खड़िंजा। नेक्स्ट यहाँ पे जंदरी, तो हाथ से घुमाए जाने वाला अनाज पीसने की चक्की जो होती है उसको जंदरी कहा जाता है। यह पहले हाथ से घुमाई जाती थी, यहाँ पे इस प्रकार से इसमें वो रहता और इस प्रकार ही होता था।
इसको घुमाया जाता है और यहाँ अनाज डाल जाता था। ये पहले हर घर में होती है लेकिन अब देखने को नहीं मिलती है, तो इसको जंदरी कहा जाता है। घराट को घट कहा जाता है। सीधा खड़ा पथरीला पहाड़ इसको डंगार कहा जाता है। और सिलबट्टा, सिल या मसाला आदि पीसने का जो पत्थर होता था पहले, इसको सिलाटो कहा जाता था। हिंदी में इसको सिलबट्टा कहते हैं और गढ़वाली में इसको सिलटो या सिलाटो कहा जाता था। तो ये कुछ प्रमुख इंपोर्टेंट हिंदी गढ़वाली शब्दावली दोस्तों मैंने आपको बताई है। गढ़वाली शब्दावली आपको बताई है और उसको हिंदी में क्या कहते हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपको डिटेल्स में समझा दिया है। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अब यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे गंध से संबंधित गढ़वाली शब्दावली। इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। इस प्रकार की शब्दावली अब अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही है। तो गंध से संबंधित प्रमुख गढ़वाली शब्दावली के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कचाण। कचाण किसे कहते हैं? कच्चे या अधपके खाने से आने वाली गंध। कचाण भी एक क्या है? गंध से संबंधित गढ़वाली शब्दावली है और जिसका प्रयोग कब किया जाता है? यदि कोई खाना कच्चा रह गया है या अधपका रह गया है तो उस खाने से आने वाली गंध को कहते हैं कचाण। नाम से आपको ध्यान रखना है, कच्चा खाना यानी कचाण, कच्चे खाने से आने वाली गंध। किकराण, ऊनी वस्त्र जलने की गंध, इसको बोलते हैं किकराण आ रही है। जब कोई ऊनी वस्त्र जलता है तब क्या बोलते हैं? किकराण या किकराण आ रही है। मोलाण क्या हुआ? यानी गोबर की गंध, क्योंकि गढ़वाली में गोबर को मोल कहा जाता है। मोल, तो मोल या गोबर की गंध को मोलाण कहा जाता है। सड़याण यानी सड़ी हुई वस्तु से आने वाली दुर्गंध। कुकराण, कुत्तों के शरीर से आने वाली गंध, क्योंकि गढ़वाली में कुत्ते को कुकुर कहा जाता है। कुकुर, तो कुकुर के शरीर से आने वाली गंध को क्या कहते हैं? कुकराण कहते हैं। इस प्रकार आप समझेंगे तब जाके आपको ये गढ़वाली शब्दावली याद रहेगी। कुतराण, सूती कपड़े जलने की गंध को कहते हैं कुतराण। जब कोई सूती कपड़ा जलता है तो फिर इसको कहते हैं कुतराण। कोखाण क्या हुआ? अनाज से आने वाली गंध। अनाज से भी देखो हर सामान से कुछ ना कुछ गंध आती है, उसकी स्पेशल एक गंध होती है। तो अनाज से संबंध आने वाली गंध को कहते हैं कोखाण। बदबू या दुर्गंध को क्या कहते हैं? टोंकाण कहते हैं गढ़वाली में। और तांबे के बर्तन में रखी वस्तु से आने वाली गंध को कहते हैं तमलाण। तमलाण क्योंकि वो तांबे की बर्तन में रखी गई है तो इसलिए उसमें तांबे की बर्तन की स्मेल चली गई है, तो इसलिए उसको तमलाण कहते हैं। खटाण क्या हुआ? खट्टी वस्तुओं से संबंधित, यानी छाछ या दही से आने वाली खट्टेपन की गंध। जब छाछ या दही खट्टी हो जाती है तो इससे आने वाली जो गंध होती है उसको खटाण कहते हैं। खिकराण क्या हुआ? तो मिर्च या कोई तीखी चीज जलने की गंध, तो उसको बोलते हैं खिकराण। और छौंक की गंध को कहते हैं खुड़क्याण, यानी छौंक को खुड़कना और उससे जो आई गंध फिर उसको कहेंगे खुड़क्याण। नेक्स्ट यहाँ पे गंध से शब्दावली, कुछ अन्य शब्दावली देखते हैं। खुमसाण, यानी पुराने अनाज से आने वाली गंध, इसको खुमसाण कहते हैं। गोंताण क्या हुआ? गोमूत्र से आने वाली गंध, इसको गोंताण कहते हैं। घी से आने वाली गंध को दोस्तों घियाण कहते हैं। घी से घियाण। और कच्चे तेल से जो गंध आती है उसको कहते हैं चिलखाण। चिलखाण क्या हुआ? कच्चे तेल की गंध। चुलाण क्या हुआ? चावलों के पानी से आने वाली गंध। जब चावल डालते हैं भिगोने तो चावल के पानी से जो गंध आती है उसको चुलाण कहते हैं। दोंदाण क्या हुआ? भिगाई हुई दाल को पीसकर बनाए गए अधपके साग पर आने वाली गंध को कहते हैं दोंदाण। और धुएं की गंध को कहा जाता है धुआण। उसके बाद यहाँ पे पिपराण, तो प्याज या मिर्च या सरसों के तेल आदि से आने वाली तीखी गंध होती है उसको पिपराण कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना प्याज की पिराण लग रही है, पिपराण लग रही है, तो पिराण या पिपराण ये क्या है? प्याज, मिर्च या सरसों के तेल आदि से आने वाली तीखी गंध। फुक्याण क्या हुआ? जलने की गंध, यानी कोई वस्तु जब जलती है, जलने को क्या कहते हैं गढ़वाली में? फूंकना। फूंकना, तो कोई किसी भी वस्तु को यदि फूंकते हैं तो उससे आने वाली गंध यानी फुक्याण। भुजाण क्या हुआ? किसी अनाज को भूनना, तो जब किसी अनाज को भूनते हैं तो भूनने को गढ़वाली में कहा जाता है भुजना। तो भुजना, भुजने से आने वाली गंध यानी भुजियाण। उसके बाद यहाँ पे आगे भुटाण, तो छौंक की गंध, क्योंकि छौंकना यानी भूटना, गढ़वाली में इसको भूटना भी कहते हैं। जैसे जब तड़का लगाते हैं तो तड़के में जीरा या प्याज वगैरह इनको छौंका जाता है, इनको छौंका जाता है, तो इनकी गंध को कहते हैं भुटाण। तो छौंकने को भूटना भी कहते हैं, तो इसलिए इसकी गंध भुटाण। खराब घी की गंध, इसको बोलते हैं भुबलाण। खराब घी की गंध को क्या बोलते हैं? भुबलाण। तो ये कुछ प्रमुख शब्दावली
गंध से संबंधित शब्दावली थी, गढ़वाली शब्दावली, वो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। आगे बात करेंगे स्वाद बोधक गढ़वाली शब्दावली के बारे में। स्वाद बोधक, सबसे पहले अम्ल्याण, अम्लीय स्वाद को बोलते हैं अम्ल्याण। जैसे जिसमें अम्लीय स्वाद आता है तो उसको अम्ल्याण कहते हैं। नमक रहित यानी फीका स्वाद, इसको कहते हैं अलोणु। अलोणु यानी इसमें नमक नहीं है, क्योंकि नमक को गढ़वाली में कहा जाता है लोण। तो जिसमें तो नमक ठीक ठाक है उसको लोणिया कहते हैं, और जिसमें लोण यानी नमक बिल्कुल कम है या बिल्कुल नहीं है तो उसको कहते हैं अलोण, यानी उसमें नमक नहीं है। असवादी यानी जो स्वादहीन नहीं है उसको बोलते हैं असवादी। कच्याण क्या हुआ, किसी कच्ची वस्तु का स्वाद, उसको कच्याण बोलते हैं। कड़वा को कड़ो बोलते हैं, और खराब स्वाद को बोलते हैं कलताण्या। जो कलताण्या शब्द है इंपॉर्टेंट शब्द है, यानी खराब स्वाद, जिसमें कोई भी स्वाद नहीं आ रहा है या खराब स्वाद आ रहा है, गंदा स्वाद आ रहा है, तो उसको कलताण्या बोलते हैं। गलताण्या क्या हुआ, बुखार के कारण मुंह में आने वाला मीठापन यानी बेस्वाद। क्योंकि जब बुखार आता है तो मुंह में कोई भी स्वाद नहीं रहता है, कोई भी खाना स्वादिष्ट नहीं लग रहा है, खाने का स्वाद का पता ही नहीं चलता है, तो इस स्वाद बोधक, इसके लिए जो स्वाद बोधक शब्दावली वो है गलताण्य, यानी वो खाना गलताण्य हो रहा है। गलताण्य क्या हुआ, फीका और अत्यंत कम मीठा, इसको गलताण्य कहते हैं। चंगचगो क्या हुआ, जिसे चबाने में कठिनाई हो उसको बोला जाता है चंगचगो। चरचरो यानी तीखा, जैसे कोई मिर्च मसाला वाला खाना है, तो जो व्यक्ति अत्यधिक मिर्च मसाला वाला खाना खाता है तो उसको कहा जाता है कि ये चरचरो खाना खाता है, तो तीखे खाने को चरचरो कहते हैं। कच्चे तेल के स्वाद को कहते हैं चिलखाण्या, और कच्ची हरड़ का स्वाद जैसे कसेला टाइप का होता है, ये कच्ची हरड़ का स्वाद कैसा होता है, कसेला होता है, तो इसको टटमरो कहते हैं गढ़वाली में। प्याज खाने पर लगने वाला तीखा स्वाद, इसको पिरू या पिराण्या कहते हैं। प्याज पिराण्या, कई जगह आपने सुना होगा प्याज क्या हो रहा है, पिराण्या हो रहा है, और कई गढ़वाली गानों में भी आपने शब्द सुना होगा। बरबरो क्या हुआ, ये भी तीखा और मिर्च युक्त होता है, और मिर्च वाला खाना इसको मरचाण्या कहते हैं, मिर्च वाले खाने को मरचाण्या कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण गढ़वाली हिंदी शब्दकोश के बारे में जानेंगे। मैं आप यहाँ पे आपको वही शब्द बता रहा हूँ दोस्तों जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो अथाह शब्दावली है गढ़वाली की भी, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो शब्द मैं आपके लिए यहाँ पे ला रखा हूँ। कलकदी यानी किसी क्रूरतापूर्ण दृश्य अथवा कष्ट की स्थिति को देखकर अपनी कोमल करुणा भावना। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका हृदय बिल्कुल कोमल होता है, जो भावनाओं में बिल्कुल बह जाते हैं। अगर उन्होंने कोई ऐसा बुरा दृश्य देख लिया है तो वो अपने को नहीं रोक पाते हैं, वो उस भावना में, करुणा में चले जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में जो ये करुणा का भाव देखने को मिलता है इसको बोला जाता है कलकदी। उसको कलकदी लग गई, यानी उसको कष्ट हो गया देख के, वो क्रूरतापूर्ण दृश्य देखकर कष्ट होना, इसको कहा जाता है कलकदी। ये भाव है, ठीक है। बाडुली क्या हुआ, प्रियजन द्वारा स्मरण किए जाने पर आने वाली हिचकी। तो ये भावनात्मक जो शब्द है वो है यहाँ पे, कलकदी हो गया, बाडुली हो गया। बाडुली यानी याद आना, तो जब किसी की याद आती है तो ऐसा कहा जाता है गढ़वाली में कि उसको बडुली लग गई है। पराज क्या हुआ, किसी की याद किए जाने पर पैर के तलुए में होने वाली खाज, किसी को याद करना ये भी कहलाता है पराज। समलोण यानी स्मृति दिलाने वाली वस्तु या भेंट, कोई भी भेंट देना, जैसे कोई भी गिफ्ट देना, तो उसको कहा जाता है गढ़वाली में समलोण देना। पत्युड़ क्या हुआ, ये पत्ते से बना पकवान होता है, विशेषकर ये किससे बना होता है, जो पत्युड़ होता है ये बना होता है अरबी के पत्ते से। अरबी के पत्ते को पापड़ भी कहा जाता है, पापुड़, पापुड़ यानी जो अरबी होती है, तो अरबी के पत्ते से या कुछ अन्य हरे पत्तों से जो पकवान बनाए जाते हैं इसको पत्युड़ कहा जाता है। ओडो क्या हुआ, दो खेतों के बीच सीमा का पत्थर या चिन्ह। आपने देखा होगा आपके और आपके पड़ोसी का जो खेत है, तो ये आपका खेत है और ये आपके पड़ोसी का खेत है। अब इसमें पता कैसे चलेगा कि आपका खेत कौन है, तो बीच में ये सीमा होती है और यहाँ पे एक पत्थर इस प्रकार से रखा होता है जिससे पता चले कि इधर का हिस्सा उसका और इधर का हिस्सा अन्य व्यक्ति का है। तो इस सीमा पे लगे पत्थर को कहते हैं ओडो। कतमत क्या हुआ, अधैर्य, किसी काम को जल्दी करने की हरकत। कतमत लगी है, उस व्यक्ति को बड़ी ही कतमत लगी है, यानी वो धैर्य नहीं रख पा रहा है, वो काम को जल्दी करना चाहता है। जैसे किसी व्यक्ति को, जैसे किसी पति को अपने पत्नी की मिलने की कतमत लगी रहती है, या इस प्रकार से मतलब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से
मिलना चाहता है, जल्दी मिलना चाहता है, तो गढ़वाली में कहते हैं कि उसको बड़ी कतमत लगी है। कतमत का मतलब होता है कि अधैर्य या किसी काम को जल्दी करने की इच्छा होना। फिर है गुप्त कष्ट वेदना, इसको कहते हैं घुमताव। और चचड़ाहट क्या हुआ, शरीर के किसी भाग में अचानक होने वाली तीव्र पीड़ा, इसको बोलते हैं चचड़ाहट हो रहा है। चणचणी क्या हुआ, फोड़ों के सूजने पर होने वाली पीड़ा, इसको कहते हैं चणचणी। और कबलाहट होना यानी अकुलाहट और उद्विग्नता होना, बेचैनी होना, तो बेचैनी या अकुलाहट को कहते हैं गढ़वाली में कबलाहट हो रही है। किसी चबेना को चबाना, इसको बोलते हैं बुकोन। नेक्स्ट यहाँ पे चमराट, चमराट या चिरी, तो कटे या जले स्थान पर होने वाली जलन को कहते हैं चमराट। जब कोई शरीर का हिस्सा कट जाता है या जल जाता है तो वहां पर जो जलन होती है उसको बोलते हैं गढ़वाली में चमराट या चीरी। दुविधा को क्या बोलते हैं गढ़वाली में कबलाहट। दुविधा होना यानी कब्जाल हो रही है उस व्यक्ति को। कोई व्यक्ति अगर दुविधा में है, उसका मन दुविधा में है, तो ऐसा बोला जाता है कि उसके मन में कब्जाल हो रहा है। चमलाहट क्या हुआ, शरीर के फोड़े वाले स्थान पर होने वाली हल्की मीठी खुजली। क्याप यानी अजीब सा। और तीस यानी प्यासा, किसी व्यक्ति को प्यास लग रही है तो गढ़वाली में प्यास के लिए प्रयुक्त जो शब्द होता है उसको बोलते हैं उसे तीस लग रही है, यानी उसकी इच्छा है पानी पीने की। उजियाड़ क्या हुआ, सुरक्षित खेतों में पशु द्वारा मुंह मारना। जिन क्षेत्रों में बाढ़ की जाती है, जो खेत ऐसे सुरक्षित होते हैं, अगर वहां पशु चले जाए और पशु उस चारे को खा ले तो ऐसा बोल जाता है कि वो पशु उजियाड़ चला गया। तो सुरक्षित खेती में पशु द्वारा मुंह मारना। छपछपी, तृप्तिपूर्ण संतुष्टि व भाव, जैसे बोलते हैं ना कि हमारा दुख देखकर हमारे पड़ोसियों को छपछपी पड़ गई है, यानी पड़ोसी हमेशा अपने पड़ोसी को दुखी देखकर सुखी होता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे कई जगह कहा जाता है, हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन इसके लिए एक शब्द है गढ़वाली में छपछपी। तृप्तिपूर्ण संतुष्टि का भाव, या जब आप अपने में खुश होते हो, आपने कोई अच्छा कार्य कर लिया, आप पूर्ण संतुष्ट हो गए, तृप्त हो गए हो, तो गढ़वाली में कहा जाता है कि मुझे आज छपछपी पड़ गई है। झंझाट क्या हुआ, बिच्छू घास आदि के लगने से शरीर पर होने वाली सरसराहट को कहते हैं झमझाट। धुकधुकी, निरंतर बनी रहने वाली चिंता, बोलते हैं ना कि मेरा हृदय में धुकधुकी लग गई। गढ़वाली में आपने अपनी माता, अपनी अड़ोस पड़ोस आपने सुना होगा अपने पड़ोसियों को, तो निरंतर बने रहने वाली चिंता के लिए क्या बोलते हैं, धुकधुकी बोलते हैं। झुरियाट क्या हुआ, आंतरिक कष्ट, इच्छा के विपरीत किसी कार्य को करने के लिए कहे जाने पर होने वाली चिंता, इसको बोलते हैं झुरियाट। किसी अंग का मुड़ने या मोच आने पर चुभन सी पीड़ा को बोलते हैं झसाट लगना। और चकित या खोजती नजरों से इधर उधर देखना, इसको बोलते हैं टपराउन। टपराउन यानी कोई व्यक्ति इधर उधर देख रहा है, इधर उधर लगातार देख रहा है, चकित होकर देख रहा है, तो खोजती नजर, वो किसी को खोज रहा है, तो उसको बोलते हैं कि जब वो इधर उधर देखता है, किसी को खोजता है, तो वो व्यक्ति टपरा रहा है, यानी टपराउन। नेक्स्ट ढांट, अविवाहित और इधर उधर फिरने वाले पुरुष को कहा जाता है। नाठ किसे कहा जाता है, वह जायदाद जिसका कोई वारिस ना हो, तो ऐसी जायदाद को नाठ कहा जाता है। साथिया दगड़िया को गैलिया कहा जाता है गढ़वाली में। और बातोनी स्त्री, जो अधिक बातें करती है जो स्त्री, उसको दुत्ती कहा जाता है। मिलती जुलती शक्ल यानी अनवार, बोलते हैं ना जब दो भाइयों की शक्ल आपस में मिलती जुलती है, तो ऐसा बोलते हैं कि उसकी अनवार, उन दोनों की अनवार आपस में मिल रही है। ये जब किसी पुत्र की शक्ल अपनी माँ या पिता से मिलती है तो ऐसा कहा जाता है कि उसकी शक्ल या उसकी अनवार, शक्ल को ही अनवार कहते हैं, ठीक है। सेण क्या हुआ, समतल भूमि जो पहाड़ों पर हो, उसको सोड़ या सेण कहा जाता है। और कई क्षेत्र जो कि सोड़ के नाम से जाने जाते हैं। स्वाद रहित, इसको कलचुआन कहते हैं। और पकड़कर झपटना यानी बिलकेणु, जो भीगा ना हो उसको उबाणु बोलते हैं। फिर यहाँ पे गढ़वाली लोकोक्तियां। अब गढ़वाली जो लोकोक्तियां, इनको गढ़वाली में क्या कहते हैं, ओखान कहते हैं। और यहाँ से भी अब अधिकांशतः एग्जाम में क्वेश्चन पूछने लगा है। तो गढ़वाली लोकोक्ति या ओखान की हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, उन हम गढ़वाली लोकोक्तियां या ओखान की यहाँ पे बात करेंगे। तो पहले यहाँ पे जख बिल्ली नी तक मुस नाचना, यानी जहां बिल्ली नहीं है वहां चूहे नाच रहे हैं। मूसा ये गढ़वाली शब्द है और हिंदी में इसको चूहा कहा जाता है। चूहे के लिए गढ़वाली में मूसा कहा जाता है, और बिल्ली के लिए यहाँ पे बिल्ली का ही प्रयोग है। तो जख बिल्ली नी तक मूसा नाचो, यानी नाच रहे हैं। तो जहां नियंत्रण नहीं होता है वहां हम गलत कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे मूसा नाचने का मतलब
कि यहाँ पे बिल्ली तो है नहीं, कोई नियंत्रण है नहीं चूहों पे, तो इसलिए चूहे क्या है घर घर पे नाच रहे हैं। तो यानी ये प्रयोग कब होती है लोकोक्ति, ये ओखाण प्रयोग कब होती है, जहां नियंत्रण नहीं होता है वहां हम गलत कार्य कर सकते हैं, तो इसके लिए ये ओखाण प्रयोग की जाती है कि जख बिल्ली ने तक मूसा न चुनो। नेक्स्ट यहाँ पे जख देखे तब अपराध व की बिताई सारी रात, यानी अपनी सुविधानुसार स्वार्थ सिद्ध करना, जो स्वार्थी व्यक्ति होता है उसके लिए उखाण प्रयोग की जाती है कि जख देखी तव अपराध, तवा और परात यानी वहां क्या मिल जाएगी, रोटी मिल जाएगी, इसलिए वकी बिताए सारी रात, यानी उसने जैसे तवा परात जहीं भी देखी वहीं अपने रात क्या कर देता है, बिता देता है, यानी वो स्वार्थी व्यक्ति है, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उसको वहां पे स्वार्थ दिख रहा है तो वो वहीं पे क्या है रुक जाता है। तो अपनी सुविधानुसार स्वार्थ सिद्ध करना है, इसका मतलब जखित देखी तव अपराध वकी बिताई सारी रात। नेक्स्ट यहाँ पे जुने धोलू अपनो मुख उके देलो है का सुख, यानी जो अपना कार्य स्वयं न कर सके वह दूसरों को क्या हित करेगा, जो अपना मुंह नहीं धुलेगा वो क्या देलो है को सुख, वह दूसरों को सुख क्या देगा, यानी जो अपना मुख नहीं धो सकता है वो दूसरों को क्या सुख देगा। तो हिंदी में जो अपना कार्य स्वयं न कर सके वह दूसरों का क्या हित कर सकेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पहले बुढ़ गीतांग से अब नाती जी हुए से, यानी पहले जो बुढ़ी थी वो क्या थी, गीतांग थी, यानी काफी खुशी दिख थी बुढ़े के चेहरे पे, और अब नाती जी हुए से यानी अब उसको और खुशी मिल गई है क्योंकि उसका नाती हो चुका है, यानी विशेष खुशी प्राप्त होने पर अति उत्साह प्रदर्शित करना। तो पहले तो जो बुढ़िया थी वो खुश रहती लेकिन अब उसको नाती जी हुई यानी अब और उत्साह प्रदर्शित कर रही है। तो विशेष खुशी प्राप्त होने पर अति उत्साह प्रदर्शित करना वहां के लिए ये ओखाण, ये गढ़वाली लोकोक्ति प्रयोग होती है। तिमला तिमलो खतिया नंग्या नंगी धकिया, यानी हानि के साथ साथ सम्मान भी खो देना, तिमला तिमलो खतिया और नंग्या नंगी धकिया। नेक्स्ट यहाँ पे टक्कर न पैसा गोंगो भैंसा, यानी आर्थिक रूप से दुर्बल होने पर भी संपन्नता के सपने देखना, यानी जिस व्यक्ति के पास टक्कर न पैसा होता है अगर वो ये बोले कि गोंगो मेरे क्या है भैंसे हैं, तो ना उसके पास पैसा है लेकिन वो बोल क्या रहा है कि मेरे गांव में क्या है भैंसे हैं, यानी आर्थिक रूप से तो दुर्बल है लेकिन वो संपन्नता के सपने देख रहा है कि मैं बिल्कुल क्या हूँ, संपन्न हूं, मेरे पास सब कुछ है। नेक्स्ट है पढ़ाई लिखाई जाट 16 दूनी 8, यानी मंद बुद्धि को कितना भी सिखाओ वह कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता है। तो पढ़ाई लिखाई जाट और 16 दूनी उसने बाद में क्या कहा 8 कहा, यानी वो एक मंद बुद्धि है जिसको कितना भी सिखाओ कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुजाला पानी में छाए नहीं आंधी, यानी अशांत और अस्थिर मन में सच्चाई और शांति नहीं आती है। जिस प्रकार से कुजाला पानी यानी जो गंदा पानी होता है जिसमें मिट्टी वगैरह रहती है, तो कुजाला पानी में उसमें क्या नहीं आती है, छाया नहीं आती है, क्योंकि छाया तो स्पष्ट पानी में आती है। तो यानी जब स्पष्ट मन होगा तभी सच्चाई और शांति आती है। अगर अशांत मन है, यहाँ पे कुजाला पानी का मतलब क्या है, अशांत मन, तो अशांत और अस्थिर मन में सच्चाई और शांति नहीं आती है। तो इसके लिए जो प्रयुक्त लोकोक्ति या ओखाण होती है उसको बोलते हैं कुजाला पानी में छाया नहीं आंधी। नेक्स्ट यहाँ पे बिना वेतन के बड़ा काम करना, इसके लिए कौन सी ओखाण प्रयुक्त होती है, तोना तनखा भजराम हवलदारी, तोना तनखा भजराम हवलदारी, यानी बिना वेतन के बड़ा काम करना। नेक्स्ट है माणा मथे गोनी 18 मथे दोनी, यानी माणा की तरह, माणा मथे, मथे यहाँ पे प्रयोग होता है ऊपर के लिए, जैसे बोलते हैं कि ऊपर जाओ, तो गढ़वाली में इसको बोलते हैं मथे जा, हिंदी में बोलते हैं ऊपर जाओ, गढ़वाल में इसको बोलते हैं मथे जा या उठे जा। तो माना मथे गोनी, यानी माना से ऊपर गांव नहीं, और 18 मथे दोनी, यानी 18 से ऊपर दाम नहीं। अगला यहाँ पे कख गिड़की और कख बरखी, कख गिड़की और कख बरखी, यानी कुछ और बोलना और फिर कुछ अलग करना। तो गिड़कना और बरखना, ये जैसे बादल क्या होता है, यहाँ पे बादल का आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। कख गिड़की यानी बादल ने कहीं गरजना की, और कख बरखी यानी वो बारिश ने कहीं और की। तो बोलता कुछ और है और करता कुछ और है, तो उसके लिए कख गिड़की और कख बरखी ओखाण का प्रयोग किया जाता है। बांझ बणो बरखण, यानी जहां जरूरत ना हो वहां काम करना। तो बांझ बणो बरखण, क्योंकि देखो जो बांझ का वन होता है वहां पर पहले ही क्या होती है, मतलब जहां बांझ का वन होता है वहां पे आपने देखो बहुत सारे प्राकृतिक स्रोत होते हैं पानी के। तो यहाँ पे इस ओखाण का मतलब ये है कि जहां जरूरत नहीं है बांझ के वन में, बारिश की जरूरत नहीं है, तो बांझ बण बरखना, यानी बांझ के वन में बरखना, यानी जहां जरूरत ना हो वहां पर काम करना। अगले यहाँ पे अपना गोरु का पैणा सिंह भी भला लगता,
यानी अपने गाय के जो पैने सिंग होते हैं वो भी अच्छे लगते हैं, अर्थात अपने लोगों या चीजों की कमियां भी हमें अच्छी ही लगती है, क्योंकि गाय अपनी है तो उसके पैने सिंग भी कोई दिक्कत नहीं करे, वो अच्छे लग रहे हैं। यानी जो अपने लोग होते हैं या उनकी चीजों में अगर कोई कमियां हमें देखने को मिलती है फिर वो भी हमें क्या लगती है, अच्छी ही लगती है। नेक्स्ट यहाँ पे भैंसा का घिचा फ्योली को फूल। भैंसा का घिचा फ्योली को फूल यानी किसी बेकार वस्तु की तुलना किसी मूल्यवान वस्तु से करना। प्रमुख गढ़वाली नाटक और उनके रचयिता। तो सबसे पहला जो गढ़वाली नाटक आया वो था जय विजय नाटक, जो लिखा था भवानी दत्त थपनियाल ने। भवानी दत्त थपनियाल जी ने जय विजय नाटक लिखा था सर्वप्रथम गढ़वाली में। कब लिखा था? 1911 में। और दोस्तों भवानी दत्त थपलियाल को गढ़वाली नाटक का जनक भी माना जाता है। गढ़वाली नाटक का जनक किस व्यक्ति को, किस साहित्यकार को माना जाता है? भवानी दत्त थपलियाल को। इन्होंने जय विजय नाटक लिखा था 1911 में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है। और नाटक को दोस्तों गढ़वाली में क्या कहा जाता है? स्वांग भी कहा जाता है। ये भी आपको नोट करना है। उसके बाद भवानी दत्त थपलियाल जी ने जय विजय नाटक के बाद अगला नाटक लिखा प्रहलाद, और फिर इन्होंने लिखा फोंदार की कछड़ी। तो ये तीन प्रमुख जो गढ़वाली नाटक है। जय विजय नाटक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जय विजय नाटक के लेखक कौन है? भवानी दत्त थपलियाल, जो कि गढ़वाली भाषा का पहला नाटक था, 1911 में प्रकाशित किया था। 1911 में लिखा था भवानी दत्त थपलियाल ने, जिनको गढ़वाली नाटकी का जनक भी माना जाता है। उसके बाद इनका प्रहलाद नाटक और फोंदार की कचड़ी। नेक्स्ट यहाँ पे घनानंद बहुगुणा, इनका प्रमुख नाटक है समाज, और ये समाज जो नाटक इन्होंने 1930 में लिखा। बसंती नाटक इसका है, ये है विश्वंभर दत्त उनियाल जी का, 1932 में। उसके बाद है ललित मोहन थपलियाल, इनके भी कुछ प्रमुख नाटक हैं, जैसे खाडू लापता, ये किसका नाटक है? ललित मोहन थपलियाल जी का। घर जावें, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नाटक है ललित मोहन थपलियाल का। अक्षरियों को ताल, एकीकरण और दुर्जन की कछड़ी, ये कुछ महत्वपूर्ण नाटक किसके हैं? ललित मोहन थपलियाल के हैं। अबोध बंधु बहुगुणा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं, क्योंकि इन्होंने कई कहानियां, उपन्यास और नाटक लिखे हैं गढ़वाली में, तो इनके संबंध में कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो रणमनाण नाटक, ये किसका है? रणमनाण नाटक ये है अबोध बंधु बहुगुणा का। अंतिम गढ़ नाटक किसका है? अबोध बंधु बहुगुणा का है। और चक्रचाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका नाटक है चक्रचाल, ये नाटक भी किसका है? अबोध बंधु बहुगुणा का है। उसके बाद जो अन्य प्रमुख गढ़वाली नाटक लिखे गए हैं, महाकवि कन्हैयालाल डंगरियाल जी के जो प्रमुख नाटक है वो है यंवर, कंसानुक्रम, अबेर से अंधेरनी, इंपॉर्टेंट नाटक है महाकवि कन्हैयालाल डंगरियाल जी का, अबेर से अंधेरनी। उसके बाद स्वर्ग लोक मां कवि सम्मेलन, स्वर्ग लोक मां कवि सम्मेलन, ये नाटक किसने लिखा है? महाकवि कन्हैयालाल डंगरियाल ने। नेक्स्ट यहाँ पे जो नाटक है हरि हिण्याण, गंगूर अमोला और जय बद्री नारायण, ये नाटक लिखे हैं डोभाल केसवान। डोभाल केसवान के प्रमुख नाटक कौन है? हरि हिण्याण, गंगूर अमोला और जय बद्री नारायण। उसके बाद गिरधारी प्रसाद थपलियाल जी के जो प्रमुख गढ़वाली नाटक हैं, इनवी चौद, इनवी चौद, चौद मतलब चलना, यानी वहां भी चलना है, इनवी चौद, ये गढ़वाली नाटक किसका है? गिरधारी प्रसाद थपलियाल जी का। भगवती प्रसाद पांथरी, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट नाटक है दोस्तों, इनका गढ़वाली भाषा में, गढ़वाली लेखनी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है भगवती प्रसाद पांथरी जी का। अधपतन और भूतों की खो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये दोनों, ये जरूर आपको नोट करने हैं। अधपतन और भूतों की खो गढ़वाली नाटक, ये किसने लिखे हैं? भगवती प्रसाद पांथरी ने। नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्टर दाता राम पुरोहित, पांच भय कठेत और बुढ़देवा, पांच भय कठेत और बुढ़देवा, ये नाटक किसके हैं? डॉक्टर दाता राम पुरोहित जी के हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो नाटक हैं कुलानंद घनसाला जी के हैं, आस औलाद, मन की बाग, अब क्या होलू, कंतव और उजियाड़ रंगछोल, ये प्रमुख नाटक किसके हैं? कुलानंद घनसाला जी के हैं। उमाकांत बलोनी के प्रमुख नाटक हैं बांजी घोड़ी, बांजी घोड़ी किसका नाटक है? उमाकांत बलोनी का। राजेंद्र धसमाना के जो प्रमुख नाटक हैं अर्धग्रामेश्वर, पैसानंद झला, गुमान सिंह रौतेला और जय भारत जय उत्तराखंड, ये नाटक किसके हैं? ये हैं राजेंद्र धसमाना जी के। ओम बधाने का एक प्रमुख नाटक है दोस्तों नरु बिजोला, इंपॉर्टेंट है। नरु बिजोला ये प्रमुख नाटक है किसका है? ओम बधाने का है।
और आज आलसो छो देवा, ये भी इंपॉर्टेंट नाटक है। आज आलसो छो देवा, यह है भगवती प्रसाद चंदोला का प्रमुख नाटक, आज आलसो छो देवा। नरेंद्र कठेत, डॉक्टर आसाराम, 5 प्राणी और 25 छवि, ये नाटक इसका है, नरेंद्र कठेत का है। नौनवाड़ नाटक है गजेंद्र नौटियाल का। गिरीश सुंदरियाल के भी कुछ महत्वपूर्ण नाटक है, जैसे भरती, एली मेरी पौड़ी, असगार महत्वपूर्ण है, असगार नाटक। शिलान्यास, 5 साल बाद, निर्जी राज, लूने भैंसी, छोल और बड़ांग आदि, ये प्रमुख नाटक इसके गिरीश सुंदरियाल के हैं। और प्रेम सुमन नाटक इसका है, श्री वाणी भूषण शर्मा का है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नाटकों के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है, जितने भी प्रमुख नाटक थे गढ़वाली के वो मैंने आपको बता दी है। अब बात करेंगे प्रमुख गढ़वाली उपन्यास और उनके रचयिता। कौन कौन है प्रमुख गढ़वाली उपन्यास और उनके कौन कौन है रचयिता, इनके बारे में जानते हैं। तो उपन्यास की यदि बात करें तो सबसे पहला नाम आता है पंडित बलदेव नौटियाल जी का। पंडित बलदेव नौटियाल, इन्होंने दोस्तों 1940 में सर्वप्रथम गढ़वाली का प्रथम उपन्यास लिखा, जिसका नाम था ब्यलमो ब्यूराल। तो गढ़वाली भाषा का प्रथम उपन्यास 1940 में किसने लिखा? ब्यलमो बुरियाल था जिसका नाम, और ये उपन्यास लिखा पंडित बलदेव नौटियाल। ब्यलमो बुरियाल नामक उपन्यास, जो कि गढ़वाली भाषा का प्रथम उपन्यास है, 1940 में प्रकाशित हुआ है। इसके रचयिता थे पंडित बलदेव नौटियाल। उसके बाद दूसरा उपन्यास आया पार्वती, जिसे लिखा डॉक्टर महावीर प्रसाद गैरोला। पार्वती इनका प्रमुख उपन्यास है, और जो ये पार्वती उपन्यास है, यह है स्त्री विमर्श से उत्प्रेरित, स्त्री विमर्श से आधारित है, स्त्री विमर्श। और ये कब आया? ये कब प्रकाशित हुआ? 1981, पार्वती। उसके बाद अबोध बंधु भगुणा। अबोध बंधु भगुणा के जितने भी दोस्तों मैं आपको साहित्य यहाँ पे बताने वाला हूँ, नाटक, उपन्यास, कहानियां, वो सभी आपको नोट करने हैं। भुगतू भविष्य, ये इनका प्रमुख उपन्यास है, अबोध बंधु बहुगुणा जी का। नित्यानंद मैठाणी का है निमाणी। और शेरू जो नाटक है, उपन्यास है, ये है शेर सिंह गढ़देसी का। इनके नाम से आप इसको याद रख सकते हैं, शेर सिंह गढ़देसी का उपन्यास है शेरू। और दुर्गा प्रसाद घिल्डियाल का उपन्यास है उचियाणु। तो ब्यलमो बुरियाल किसका है? पंडित बलदेव नौटियाल का है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पार्वती है डॉक्टर महावीर प्रसाद गैरोला। भुगतु भविष्य है अबोध बंधु बहुगुणा। निमाड़ी है नित्यानंद मैठाणी का। नी से निमाड़ी, निमाड़ी यानी नित्यानंद, और शेरू यानी शेर सिंह गढ़देसी। और उच्चाणु ये है दुर्गा प्रसाद घिल्डियाल जी का। अन्य यहाँ पे जो प्रमुख उपन्यास है, जाल। जाल उपन्यास किसका है? यह है सुरेंद्र पाल का है जाल। सुरेंद्र भट्ट का उपन्यास है सतमंगल्या, इंपॉर्टेंट है। सतमंगल्या जो उपन्यास है, ये किसका है? सुरेंद्र भट्ट जी का। रमेश घिल्डियाल के दो प्रमुख उपन्यास है, 20वीं सदी को बिरहियक्ष और चला बोडी जोला पितृ का देश। चला बोडी जोला यानी बोडी का मतलब होता है गढ़वाली शब्दावली में वापस चलना, बोड़ के आना, वापस आना। तो चला बोडी जोला पितरों का देश, यानी हमारे जो पितरों की भूमि है, हमारे पितरों का देश है, वहां वापस चलते हैं। तो ये उपन्यास किसका है? रमेश घिल्डियाल जी का। उमेश रमोला का है निर्बिजू। और राकेश मोहन खंतवाल के दो प्रमुख उपन्यास है, मुस्कमार और स्वीणा। कन्हैयालाल डंगरियाल का है रुद्री। अब यहाँ पे प्रमुख गढ़वाली कहानियों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, और इनके जो रचयिता हैं। उपन्यास और नाटक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो प्रमुख गढ़वाली कहानी एवं उनके रचयिता। तो गढ़वाली कहानियों में सबसे पहला नाम आता है पंडित सदानंद कुकरेती जी का। पंडित सदानंद कुकरेती, इनकी गढ़वाली कहानी आई ठाठ। ठाठ ये पहली गढ़वाली कथा थी। पहली गढ़वाली कथा कौन थी? ये थी ठाठ, और पंडित सदानंद कुकरेती ने लिखी थी। और इसका प्रकाशन हुआ था 1913 में विशाल कीर्ति नामक समाचार पत्र में। विशाल कीर्ति जो समाचार पत्र था, उसमें गढ़वाली ठाठ नाम की पहली गढ़वाली कहानी छपी थी। पंडित सदानंद कुकरेती इसके रचनाकार थे। उसके बाद भगवती प्रसाद पांथरी, इनकी कहानी इंपोर्टेंट है, 5 फूल, जो कि पहला गढ़वाली कहानी संग्रह था। पहला गढ़वाली कहानी संग्रह कौन था? 5 फूल, जो कि भगवती प्रसाद पांथरी जी का है। मोहनलाल नेगी, इनकी प्रमुख जो कहानियां हैं वो है जोनी पर छापू किले और बुरांस की पीड़। जोनी पर छापू किले और बुरांस की पीड़, ये कहानी किनकी है? मोहनलाल नेगी जी की है। नेक्स्ट यहाँ पे अबोध बंधु बहुगुणा,
इनकी कहानियां भी हैं, कई उपन्यास है, कई नाटक हैं। तो अगर कहानियों की बात करें अबोध बंधु बहुगुणा की, तो गाढ़ मिट्टी की गंगा, रंगवात और कथा कुंभ। दुर्गा प्रसाद घिल्डियाल की हैं गरी, मुआरी और बुआरी। ये कहानी संग्रह किसकी है? तीन इंपॉर्टेंट कहानी संग्रह है दोस्तों, गरी, मुआरी और बुआरी। ये कहानी संग्रह किसके हैं? दुर्गा प्रसाद घिल्डियाल जी के। भगवती प्रसाद जोशी के हैं एक ढांगा की आत्मकथा। कहानी किसकी है? एक ढांगा की आत्मकथा, ये है भगवती प्रसाद जोशी। नेक्स्ट यहाँ पे सुदामा प्रसाद प्रेमी, इनकी कहानी है गायत्री की बुए। प्रताप शिखर की है कुरेड़ी फटेगी। कुरेड़ी यानी कुरेड़ी किसको कहते हैं गढ़वाल में? कोहरे को। कोहरे को, और विशेषकर ये पहाड़ों में कब लगता है? पहाड़ों में ये लगता है सावन के महीने में, चारों ओर कोहरा जमा रहता है, कुरेड़ी जिसको बोलते हैं। तो कुरेड़ी फटेगी, ये किसका है? प्रताप शिखर का। ब्रजेंद्र कुमार नेगी का है उमाल और छिटगा। और मिठास किसका है? यह है ललित केसवान का। उसका ओम प्रकाश सेमवाल का है मेरी फूफू और ढूंगला। और न्यूतेर किसका है? न्यूतेर कहानी किसकी है? दिनेश ध्यानी की। दोस्तों तो ये रही गढ़वाली प्रमुख कहानियां। अभी तक मैं आपको प्रमुख गढ़वाली उपन्यास, नाटक और कहानियां बता चुका हूं। अब हम यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण गढ़वाली साहित्य और उनके साहित्यकार को जानेंगे। इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम की दृष्टि से। तारादत्त गैरोला की प्रमुख गढ़वाली रचनाएं। सदेई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। सदेई, फ्यूली रोतेली, झुमेलो और मेरी लाडली, ये प्रमुख गढ़वाली रचनाएं किनकी हैं? ये हैं तारादत्त गैरोला जी की। अबोध बंधु बहुगुणा, मैंने आपको कहा था अबोध बंधु बहुगुणा की जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी आपको याद रखनी होगी। गढ़वाली महाकाव्य कौन कौन से इनके? भूमियाल। भूमियाल जो गढ़वाली महाकाव्य है किसका है? अबोध बंधु बहुगुणा का। लोकगीत संग्रह इनका धुयाल, जबकि इनकी काव्य कृति है शैलोदया, तिड़का, रणमनान और घोल। और उपन्यास है भूतों भविष्य। भूतों भविष्य उपन्यास किसका है? अबोध बंधु बहुगुणा का। इंपॉर्टेंट है। भगवती प्रसाद पांथरी, इनकी भी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। बज बांसुली, भूतों की खो, बासंती और पांच फूल इनका क्या है? प्रमुख कहानी संग्रह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पांच फूल कहानी संग्रह, यह है भगवती प्रसाद पांथरी जी का। आगे बढ़ते हैं। विद्यावती डोभाल, इनको दोस्तों गढ़वाल की पहली महिला साहित्यकार भी कहा जाता है। गढ़वाल की पहली महिला साहित्यकार किसे कहा जाता है? विद्यावती डोभाल को। इनकी प्रमुख गढ़वाली रचनाएं देख लेते हैं। अमृत की बूंदें, पगली का प्रलाप, एवरेस्ट के देवता और स्वर्गीय मंगला देवी की जीवनी, ये इनके कुछ प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं। भजन सिंह, इनकी प्रमुख साहित्य रचनाएं देखें तो सिंहनाद 1930 में प्रकाशित, सिंह सतसई और गढ़वाली लोकोक्तियां। तोता कृष्ण गैरोला, इनकी प्रमुख रचना है प्रेमी पथिक, जो कि नरेंद्र शाह के जीवन को समर्पित है। नरेंद्र शाह जो कि टिहरी रियासत के शासक थे, जिन्होंने नरेंद्र नगर राजधानी बसाई थी अपनी, तो नरेंद्र शाह को समर्पित है प्रेमी पथिक। रूप मोहन सकलानी की प्रमुख रचना है गढ़वीर महाकाव्य, जो कि लोधी रिखोला पर है। लोधी रिखोला के जीवन पर आधारित है गढ़वीर महाकाव्य, और ये किसकी है? रूप मोहन सकलानी की रचना है। उसके बाद यहाँ पे लीलानंद कोटियाल की प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर बात करें तो गढ़वाली छंदमाला एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और कोई भी रचना दोस्तों आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूं। इतना डिटेल्स आपको कोई भी नहीं बताएगा, चाहे वो गढ़वाली नाटक हो, गढ़वाली उपन्यास हो, कहानियां हो या अन्य महत्वपूर्ण प्रमुख साहित्यिक रचनाएं और उनके साहित्यकार या उनके रचनाकार, विस्तार से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। गढ़ गीता और लीला प्रेम सागर, तो तीनों इंपॉर्टेंट है। लीलानंद कोटनालय की प्रमुख रचनाएं। चक्रधर बहुगुणा की रचना है मोछंग, महत्वपूर्ण है ये। मोछंग किसकी है? चक्रधर बहुगुणा की। महंत योगिंद्रपुरी की है फूलकंडी। और गढ़वाली पखाना किसकी है? शालिग्राम वैष्णव की है। उसके बाद है भगवती चरण निर्मोही। भगवती चरण निर्मोही की प्रमुख रचना है हिलांस। और रेबार किसकी रचना है? सच्चिदानंद कांडवाल की। सच्चिदानंद कांडवाल की रचना है रेबार। मुरली मनोहर सती की प्रमुख रचना है गढ़वाल झांकी। उसके बाद यहाँ पे कन्हैयालाल डंगरियाल, इनकी प्रमुख रचना है, इनका एक नागरजा, ये गढ़वाली महाकाव्य है कन्हैयालाल डंडरियाल का। मंगतू, अंजवाल, नागरजा तथा कुएड़ी,
ये कविता संग्रह हैं कन्हैयालाल डंगरियाल जी के। मंगतू, अंजवाल, नागरजा तथा कुएड़ी। शेरवाणी किसकी रचना है? अबोध बंधु बहुगुणा की इंपॉर्टेंट रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हरिदत्त शैलेश की रचना है गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य। चंद्र कुंवर बड़तवाल की रचना है हिमवंत कविता संग्रह और काफल पाकू कविता। जबकि उठो गढ़वालियों की किसकी रचना है? सत्यनारायण रतूड़ी की, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है। गोविंद चातक की जो प्रमुख रचनाएं वो है गढ़वाली लोकगीत, गढ़वाली एक सांस्कृतिक अध्ययन। नेक्स्ट यहाँ पे पीताम्बर दत्त बड़सवाल, इनके कुछ प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है पीताम्बर दत्त बड़सवाल की? गोस्वामी तुलसीदास, प्राणायाम विज्ञान और कला, और सतसई सप्तक और गोरखवाणी। ये प्रमुख रचनाएं किसकी है? गोरखवाणी इंपॉर्टेंट है, पीताम्बर दत्त बड़सवाल जी की। श्री गुणानंद डंगवाल पथिक, इनको पथिक के नाम से भी जाना जाता है। तो गढ़ भाषा लीला रामायण, ये रामायण का गढ़वाली अनुवाद इन्होंने किया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। गढ़वाली रामायण का गढ़वाली अनुवाद जो कि है गढ़ भाषा लीला रामायण, किसने लिखी है? श्री गुणानंद डंगवाल, जिनको पथिक भी कहा जाता है, श्री गुणानंद डंगवाल पथिक। मुरली दीवान, इनकी प्रमुख रचना है फूल संग्राम, ये काव्य रचना है इनकी। बीना बेंजवाल की है उर ख्यालो यानी ओखली। नंद किशोर ढोंडियाल का है बीरबाला तीरोरो तेली, महालक्ष्मी शतक, जननी और जन्मभूमि और तमसा के तट। ये प्रमुख रचनाएं किसकी है? नंद किशोर ढोंडियाल जी की है। आदित्यराम दुधपुड़ी की है गढ़वाली रामायण, गढ़वाली महाभारत, गढ़वाल भूगोल, गढ़वाल व्याकरण और गढ़ मनुस्मृति। तो गढ़वाली रामायण हो गया, गढ़वाल महाभारत, गढ़वाल भूगोल, गढ़वाल व्याकरण और गढ़ मनुस्मृति, ये है आदित्यराम दुड़पुड़ी की। इनके नाम में राम आ रहा है तो गढ़वाली रामायण और साथ में महाभारत और मनुस्मृति गढ़वाली भाषा में किसने लिखी है? आदित्यराम दुड़पुड़ी ने। सभी महत्वपूर्ण गढ़वाली रचनाएं और उनसे संबंधित जो साहित्यकार थे वो मैंने आपको विस्तार से यहाँ पे बता दिए हैं।